हेलो दोस्तों, ईडू माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ बिहार पुलिस मॉक टेस्ट का ये नेक्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो एक होता है आपका गणतंत्र गणतंत्र और एक होता है आपका राजतंत्र राजतंत्र। तो गणतंत्र में आपका क्या होता है? गणतंत्र में यानी रिपब्लिक में आपका 5 साल के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है वहाँ के हेड का। राज्य का हेड का मतलब आपके राज्य से नहीं, स्टेट से हो, सॉरी कंट्री से हो गया। यहाँ राज्य का मतलब ये होता है। और राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का वहाँ पे राजा का कोई भी वंश हेड करता है वहाँ पे, वो वंशागत होता है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा कि भारत एक गणतंत्र है। और गणतंत्र का मतलब क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। जैसे अपने यहाँ क्या है, राष्ट्रपति को चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति को कौन चुनता है? यहाँ आपका लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं उन्हीं के द्वारा चुना जाता है। और आपका ब्रिटेन में क्या है, वहाँ का हेड राजा का परिवार होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो ऑप्शन है 396, 391, 392 और 395। तो भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? ये हो गया था आपका कब? 26 नवंबर 1949 को। और समय कितना लगा था आपको? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और इसमें टोटल खर्चा लगभग 64 लाख रुपया लगा था उस समय। और इसमें बोल रहा है कि कुल कितने अनुच्छेद थे उस समय? तो उस समय अनुच्छेद आपके टोटल 395 था, अनुसूची 8 था और भाग आपके 22 था। याद रखिएगा। तो आप मुझे बताइए कि जो 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था संविधान में? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में इसको डील किया गया है। तो ये देश का प्रधान वंशागत है नहीं, ये आपका वंशागत राजतंत्र में होता है। ये देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट सचिव और गृह मंत्री। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब पद खाली हो जाता है तो उस समय आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश को ही जिम्मेवारी मिलता है राष्ट्रपति का। और यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो जो वरिष्ठ आपका जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उन्हीं को राष्ट्रपति का कार्यभार सौंपा जाएगा। और जस्टिस आपका एम हिदायतुल्ला जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी उस वक्त। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है? तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 आपका ऑप्शन है श्रम मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, कानून मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। तो ये आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा इसको पेश किया गया था विधेयक। और संसद द्वारा पारित आपका जुलाई 2018 में हुआ था। इसमें क्या आपका कि यदि 100 करोड़ रुपए से अधिक लेन देन में कोई भी अपराधी पैसा लेकर विदेश चला जाता है तो उस पर केस चलाया जा सकता है, यानी भगोड़ा के लिए ये। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया है? तो ऑप्शन है चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह और चौधरी चरण सिंह। तो प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं, तो संसद में आपके चौधरी चरण सिंह कभी नहीं उसके सेशन को उन्होंने लीड किया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो अनुच्छेद 148 148 आपका किससे है? तो ये कैग से है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट अपना परामर्श दे सकता है यदि राष्ट्रपति उनसे कोई सलाह लेता है, लेकिन ये राष्ट्रपति पे आपका बाध्य नहीं होगा उसको मानना।
नेक्स्ट है आर्टिकल 72, तो ये क्षमा दान की शक्ति होता है राष्ट्रपति के पास। और नेक्स्ट है आर्टिकल 360, तो यही आपका वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड है। तो इसके अलावा भी 352 और 356 भी आपातकाल से मतलब रिलेटेड है। तो 352 आपके राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड है और 356 राज्यपाल की अनुशंसा से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए यूज किया जाता है आर्टिकल 356। कमेंट करके बताइए मुझे कि बिहार में अब तक कितनी बार आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। तो ऑप्शन है महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, कानूनी सलाहकार, नेक्स्ट है सॉलिसिटर जनरल और महान्यायवादी। तो संसद के पास, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। ये आपके आर्टिकल 76 में इनका पद का वर्णन है। और आर्टिकल 88 के अनुसार क्या है कि विधि अधिकारी संसद के दोनों सदनों में तो बैठ सकते हैं लेकिन उनको मत देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्या है महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, ये राज्य में होता है और ये आर्टिकल 165 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो राज्य पुनर्गठन का आयोग का स्थापना का बात कर रहा है, तो ये आपका हुआ था 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ था। फजल अली आयोग का गठन हुआ था और इसमें दो और आपके सदस्य थे। एक थे आपका हृदयनाथ कुंजरू थे और एक थे के.एम. पनिक्कर। 3 लोगों का ये आयोग था जिसमें इसको फजल अली ने लीड किया था। तो 1953 में आयोग का गठन हुआ। 1955 में आयोग ने अपना रिपोर्ट सौंपा और 1956 में सरकार ने आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया था और उसी के बेसिस पे आपका 14 स्टेट्स और 6 यूटीज का फॉर्मेशन हुआ था 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, पुनर्गठन का आयोग का बात कर रहा है तो आंसर हो जाएगा इसका आपका 1953, यानी आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। तो ऑप्शन है ड्वार्फ गैलेक्सी, सनफ्लावर गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी और पिनव्हील गैलेक्सी। तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी और ये स्पाइरल शेप में होता है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन है पृथ्वी, शुक्र, शनि और बृहस्पति। रोमन देवी ये सौंदर्य की देवी के नाम पे रखा गया था, शुक्र का नाम ये रखा गया था। शुक्र को पृथ्वी का बहन भी बोलते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन है ये। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इस पे आपका CO2 उपस्थित होता है। सारे ग्रह की जो घूर्णन की जो दिशा है वो आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, ये घूमती है। लेकिन आपका शुक्र और एक और ग्रह है जिसका ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये इसका मूवमेंट है। तो आप मुझे बताइए, एक तो शुक्र है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमती है, एक और कौन सा ग्रह है जो शुक्र की तरफ घूमती है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है। तो 2 रेखा होती है, एक होती है अक्षांश और एक होती है देशांतर। तो इसमें बात हो रही है कि अक्षांश की सबसे लंबी रेखा ये आपका क्या होता है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, और यही सर्किल के पार्ट से निर्माण होता है आपका क्या अक्षांश रेखा। तो ऐसे ऐसे करके होता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री और इस पोल पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल 90 डिग्री पे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल कितने अक्षांश होते हैं, तो ये BSc का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो टोटल अक्षांश यदि यहाँ से 90 डिग्री ऊपर है और 90 डिग्री नीचे, तो इस लाइन को छोड़ के आपका 89 यहाँ पे एक कर्व सर्किल हो जाएगा उसका पार्ट लाइन, और ऊपर भी 89 हो जाएगा, और बीच में आपका क्या इक्वेटर। तो इससे पूछ रहा है कि अक्षांश की सबसे लंबी रेखा, तो ये तो इक्वेटर हो जाएगा, भूमध्य रेखा आंसर हो जाएगा। लेकिन टोटल कितने अक्षांश होते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा 89 नॉर्थ हो जाएगा, 89 साउथ हो जाएगा, और आपका 1 हो जाएगा क्या ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर का। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 179 अक्षांश होता है ग्लोब में।
तो आंसर क्या हो जाए, आंसर तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर भूमध्य रेखा है, लेकिन याद रखिएगा टोटल 179 अक्षांश होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झील है। तो यदि हम विश्व की सबसे खारे पानी की झील का बात करें तो वो आपका लेक वान होता है, यानी वान झील, वान झील होता है, यानी वान झील होता है। और ये आपका टर्की में है, तुर्की में है, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं। तो इसके अनुसार यदि देखा जाए तो आपका अरल सागर है, लाल सागर है, कैस्पियन सागर और मृत सागर। तो डेड सी है इसका सबसे ज़्यादा होता है लवणता। तो इसका कितना होता है लवणता, इसका होता है 238 होता है। और लेक वान का कितना होता है 333 होता है, 333 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डेड सी हो जाएगा, मृत सागर। अरल सागर से बता दें कि अरल सागर किन दो देशों को बॉर्डर को टच करता है। तो याद रखिएगा यूके, यू से आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और के से क्या हो जाएगा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। और नेक्स्ट बता दें कि कैरिबियन सी किन देश को टच करता है बॉर्डर को। कैस्पियन सी के लिए हम क्या कर लेंगे, एक है तारिक, इंग्लिश में याद रखिए तारिक। तो आपका के टी से क्या हो जाएगा, टी से आपका हो जाएगा क्या तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा अजरबैजान हो जाएगा, अजरबैजान हो जाएगा। आर से क्या हो जाएगा रूस हो जाएगा, रसिया। आई से क्या हो जाएगा ईरान हो जाएगा। और के से आपका क्या हो जाएगा कजाकिस्तान हो जाएगा, याद रखिएगा। 5 कंट्री का बॉर्डर लगता है कैस्पियन सी में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो यदि हम मैप से देखें, एक सेकेंड, यदि आप एक रफ मैप बना लीजिए, एक सेकेंड, रफ मैप यदि हम बनाते हैं ऐसे करके, इंडिया का मैप यदि हम बनाते हैं यहाँ से ऐसे कुछ, तो यहाँ पे आपका जो नॉर्थ पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इंदिरा कौल बोलते हैं। और ये जो साउथ में जो मेन लैंड से जुड़ा हुआ है इसको कन्याकुमारी में है, इसको हम क्या बोलते हैं केप कैमोरिन बोलते हैं इसको। और ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इधर जो लास्ट में है वो 6 डिग्री 45 सेकेंड पे है, उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इधर आपका किबीथू है जो अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे आपका गुजरात में गहिर माता है, गुहार मोती का नाम है इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा इंदिरा पॉइंट होगा, जो 6.45 सेकेंड के लिए है। लेकिन ये जो कन्याकुमारी का जो मेनलैंड है ये 8 डिग्री 4 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो कैलाश पर्वत का बात कर रहा है। तो आपका हिमालय में कितना है 3 रेंज है, एक आप हो जाएगा क्या बृहत हिमालय है, फिर मध्य हिमालय है और फिर शिवालिक है, शिवालिक। लेकिन बृहत हिमालय से भी ऊपर भी आपका ट्रांस हिमालय है उसको, और ट्रांस हिमालय में ना आपका काराकोरम रेंज आता है। और इसी ट्रांस हिमालय में आपका कैलाश पर्वत पड़ता है। और इसी कैलाश पर्वत से मानसरोवर झील हो गया, आपका राकसताल झील हो गया, ये सब निकलता है। और यहीं से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। तो आंसर क्या हो जाएगा तिब्बत में आपका कैलाश पर्वत। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। तो अभी बताया आपको कि कैलाश पर्वत के आसपास से ये निकलती है झील। तो ऑप्शन है गंगोत्री, तोलोम झील, गोमुख और मानसरोवर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मानसरोवर झील हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन है वर्गीज कुरियन, अर्जुन देव, चरण सिंह और मनोज कुमार। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को बोला जाता है। और इन्होंने क्या ऑपरेशन फ्लड चलाया था। ऑपरेशन फ्लड किससे है मिल्क रिवॉल्यूशन, मिल्क रिवॉल्यूशन यानी वाइट रिवॉल्यूशन इसको बोलिए, श्वेत क्रांति जो मिल्क के लिए, दूध के लिए चलाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 48 यानी NH-48 का विस्तार कहाँ तक है। तो ऑप्शन है दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से गुवाहाटी, दिल्ली से कोलकाता और दिल्ली से हैदराबाद। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका NH-48 दिल्ली से चेन्नई तक है। और NHAI का गठन कब हुआ था 1995 में हुआ था फॉर्मेशन। और अभी इसके चेयरमैन कौन है
तो संतोष कुमार यादव है, संतोष कुमार यादव इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। तो बोधिसत्व क्या होता है कि दया प्रेम की इच्छा शक्ति से बोधित्व को प्राप्त करना ही बोधिसत्व कहलाता है। और इसमें अवधारणा इसमें किस बौद्ध धर्म से है, तो ये आपका महायान बौद्ध धर्म से है। और हीनयान और महायान बुद्ध धर्म को बांटा गया था कब, फोर्थ बौद्ध काउंसिल में बांटा गया था। उस ये किसका अध्यक्षता में किया गया था, वसुमित्र की अध्यक्षता में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो कुशीनगर जम्मू कश्मीर में। तो उस समय राजा कौन थे, कनिष्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो ऑप्शन है जयचंद्र, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंदीपीर और चंद्रगुप्त मौर्य। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, आपका विशाखा दत्त है, विशाखा दत्त। और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा था कि कुलहीन वंश से थे, इनका कोई कुलहीन वंश इनको बताया था कि उससे रिलेटेड थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है, मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है कालिदास, चंद्रवरदाई, जयदेव और कलहन। तो राजतरंगिणी के लेखक आपके कलहन हैं। और राजतरंगिणी कश्मीर का वर्णन करता है, इसमें कश्मीर का वर्णन मिलता है। राजतरंगिणी में टोटल तरंग कितना है, तरंग यदि पूछ दिया तो टोटल 8 तरंग है। और इसमें जो शुरू का 3 तरंग है ना, वो आपको राजवंश से रिलेटेड है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा डी। ये लगभग 12वीं से 13वीं शताब्दी में लिखा गया था ये बुक। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और दिल्ली। तो अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र कहाँ, औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में। और टोटल कितना गुफा है इसमें, टोटल आपका 29 गुफा है। उसके बाद है 29 गुफा भी है। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण कराया था वाकाटक वंश के एक लीडर थे हरिसेन राजा, उन्हीं के संरक्षण में ये इसका निर्माण हुआ था। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया है। कब दिया गया है, तो 1983 में दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी। तो ऑप्शन है संस्कृत, अरबी, फारसी और सीरियाई। तो किताब उल हिंद को अल बरूनी ने अरबी भाषा में लिखा था। और अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और ये पहला मुस्लिम कवि था जिसने आपका संस्कृत भाषा में भी लिखा था। और इसने वेद पुराण और गीता का इन्होंने पढ़ा था फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था। तो गुलाम वंश के शासक कौन थे, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण किया था। और इन्होंने बख्तियार काकी के याद में किया था, जो बख्तियार काकी थे उन्हीं के याद में किया था। और इन्होंने फर्स्ट एक ही फ्लोर बनाया था, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद इल्तुतमिश ने 3 और फ्लोर का निर्माण कराया था, तो टोटल 4 हो गया है। लेकिन कुछ समय के बाद 4th फ्लोर आपका लाइटनिंग के वजह से, बिजली की वजह से गिर गया था। तो उसके बाद 4th और 5th फ्लोर का निर्माण आपका फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और कुतुब मीनार को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा आपका 1999 में दिया गया था, याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है। तो ऑप्शन है फतेहपुर सिकरी, दिल्ली, सासाराम और आगरा। तो शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है, जो सोन नदी के तट पर है, बनाया गया है। और ये क्या है, अष्टकोणीय है, अष्टकोणीय शेप का मकबरा है। और शेर शाह सूरी का मृत्यु कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1545 ईस्वी में हुआ था। कालिंजर के युद्ध के समय ये घायल हो गया था, उसी समय इनकी मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली
भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो अहमद शाह अब्दाली किसी युद्ध से जुड़े हुए थे, याद है? थर्ड बैटल ऑफ आपका पानीपत से जुड़ा हुआ था। कब हुआ था ये? तो ये हुआ था आपका 1761 में हुआ था। कब? 14 जनवरी 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो मराठा और अफ़गानों के बीच में, मराठा एंड अफ़गानों के बीच में हुआ था। और इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। तो अफ़गान था, तो आंसर क्या हो जाएगा? अफ़गानिस्तान। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है? तो ऑप्शन है दिल्ली, अजमेर, आगरा, फतेहपुर सीकरी। तो जो पंचमहल है ना, ये आपका फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी में औरंगजेब ने और बहुत सारे महल का निर्माण कराया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया था? तो ऑप्शन है 1605 AD, 1590 AD, 1510 AD और 1485 AD। तो फ्रांसिस्को डी आपका अल्मीडा ने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। और किसको हराकर? तो बीजापुर के शासक आपके यूसुफ आदिल शाह को हरा के इन्होंने गोवा पर कब्जा किया था 1510 में। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है तात्या टोपे। तो तात्या टोपे कहाँ किया था आपका? तात्या टोपे आपका कानपुर में किया था। बेगम हजरत महल, तो इन्होंने ही लखनऊ में लीड किया था। कुंवर सिंह आपका आरा बिहार में किया था। और वीर सावरकर, तो वीर सावरकर ने ही 1857 के विद्रोह को फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ वार बोला था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो ऑप्शन है हैदराबाद, ढाका, लाहौर और कराची। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था आपका 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। और इसका स्थापना कौन किया था? नवाब सलीमुल्ला ने किया था। कहाँ पे? ढाका में किया था। और उसमें आगा खां का भी नाम आता है, जो प्रेसिडेंट थे। एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, ढाका, सॉरी बी। नेक्स्ट है कि इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड थे। तो ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल क्या है? वेवेल योजना से रिलेटेड है। इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता आपका कब हुआ था? 5 मार्च 1930 या 31 कब हुआ था? 1930 में हुआ था। इसी के आधार पर आपका सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो इसमें बात कर रहा है स्थानीय सरकार निकाय के सृजन की, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और मुझे कमेंट करके बताइए कि एक था इलवर्ट बिल विवाद किस वायसराय के टाइम पीरियड का था? कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है अंतिम वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं और मध्यम वर्गीय वस्तुएं। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपभोग कर रहे हैं तो उपभोग वस्तुएं हो जाएगा। ये आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम यानी ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में तैयार किया गया था? तो कब किया गया था? ये आपका तैयार किया गया था 1973-74 में किया गया था। तो 1973-74 में 1973-74 में तैयार किया गया था। तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चालू थी? तो उस समय चौथी पंचवर्षीय योजना चालू था। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? तो ऑप्शन है वित्त आयोग। वित्त आयोग किस में आता है? आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। योजना आयोग, भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक। तो धन की आपूर्ति की निगरानी आपका आरबीआई करता है। और आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत ही 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ था। और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वस्तुएं एवं सेवा कर जीएसटी के अधीन आने वाली 4 कर दरें कौन सी है? तो जीएसटी आपका किस संविधान संशोधन से रिलेटेड है? तो ये 101वां संविधान संशोधन से रिलेटेड है। और ये कब भारत में लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 में हुआ था, याद रखिएगा डेट। तो और इसमें कौन सा
दर, उस समय रेट आपका 5 था, जिसमें 0% भी ऐड किया जाता था, जिसको बाद में घटाकर 4 कर दिया है, और वो है 5%, 12%, 18% और 28%। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू किया है? तो संपदा योजना केंद्र सरकार ने फूड प्रोसेसिंग के लिए किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य प्रसंस्करण के लिए। नेक्स्ट है कि जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो अप्रैल 1977, अप्रैल 1998, अप्रैल 2012 और अप्रैल 1989। तो जवाहर रोजगार योजना है ना, वो 1989 में आया था। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो जून 2015, जुलाई 2015, जुलाई 2014 और जून 2014। तो ये आपका जुलाई 2014 में स्टार्ट किया गया था। और एक था आपका गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, ये आपका 1985-86 में आया था। इसको राजीव गांधी के सरकार के द्वारा लाया गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन क्या है? हर 8 वर्ष पे, हर 12 वर्ष पे, और हर 6 वर्ष और हर 4 वर्ष। तो कुंभ मेला आपका हर 4 वर्ष पर 12 वर्ष में मनाया जाता है, पूर्ण जो कुंभ मेला होता है। और आपके 4 जगहों पे इसको मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका हरिद्वार, एक हरिद्वार में मनाया जाता है, नासिक में मनाया जाता है, उसके बाद कहाँ उज्जैन में मनाया जाता है, और ये कौन सा बच गया? प्रयागराज में मनाया जाता है, प्रयागराज। आप कमेंट करके बताइए कि जो चारों प्लेस जो मनाया जा रहा है वो किस नदी के तट पे मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो ऑप्शन है केरल, गुजरात, तमिलनाडु और उड़ीसा। तो भरतनाट्यम आपका शास्त्रीय संगीत है, सॉरी, यानी क्लासिकल डांस है। तो केरल में कौन सा था आपका? केरल में 2 है, एक है आपका कथकली और एक कौन सा है? मोहिनीअट्टम। और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। उड़ीसा में आपका ओडिसी नाम है इसका, ओडिसी, याद रखिएगा। आप कमेंट करके बताइए कुचिपुड़ी किस स्टेट की क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? तो ऑप्शन है घटम, संतूर, हारमोनियम और शहनाई। तो आप लोगों ने हारमोनियम देखा होगा, उसमें कीबोर्ड बना होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो रिबूटिंग इंडिया है, इमेजिंग इंडिया है, अनटचेबल है और द लाइफ ट्री है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा आपका बुक लिखा गया था। एक था आपका इग्नाइटेड माइंड्स भी लिखा गया हुआ है, एक विंग्स करके है उनका एक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका द लाइफ ट्री हो जाएगा। ये शायद आपका 2000 ईस्वी में उनके द्वारा लिखा गया था, एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया? तो ऑप्शन है आपका कंपास, डायनामाइट, पेंसिलिन और लाइट बल्ब। तो पेंसिलिन का किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था। लाइट बल्ब का किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। और डायनामाइट का ही खोज यानी आविष्कार आपका अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, पेरिस, ज्यूरिख और न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का फॉर्मेशन कब हुआ था आपका? 1946 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। और इसी से मिलता जुलता एक कन्फ्यूजन होता है आपका यूनेस्को। यूनेस्को का आपका हेडक्वार्टर पेरिस में है, जो फ्रांस में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन है रवीश मल्होत्रा, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा और कल्पना चावला। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले राकेश व शर्मा गए थे और ये 1984 में गए थे, याद रखिएगा। और सुनीता विलियम्स या सेरेना विलियम्स, सुनीता विलियम्स, यही जो अभी तीसरी बार अंतरिक्ष में नेक्स्ट वीक में जाने वाली है, याद रखिएगा। उसका आंसर क्वेश्चन है कि रॉ का पूर्ण अर्थ क्या है? तो इसका होता है आपका क्या? ये एक आपका खुफिया डिपार्टमेंट है और इसका स्थापना कब हुआ था? 1968 में हुआ था रॉ का। इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। और इसका मोटो किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो मोटो इसका क्या होता है? धर्मो रक्षति रक्षिता, ये आपका मोटो हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है। तो कंप्यूटर में आपका क्या होता है, सीपीयू होता है, और इसमें आपका एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, एएलयू होता है। फिर क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और आपका होता है क्या, मेमोरी यूनिट होता है। एक सेकेंड, हाँ मेमोरी यूनिट होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, मेमोरी रजिस्टर हो जाएगा इसका आंसर। माउस और जो जॉयस्टिक है ना, ये इनपुट डिवाइस है, जो स्कैनर है वो आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र कौन सा है। तो ऑप्शन है लेयर, एंगल, पिक्सल और कैनवास। तो एक कंप्यूटर पिक्सल ही है जो कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि माफ कीजिएगा, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है वो क्या कहलाता है। टोकन, बाइट, वर्ड और रिंग। तो बाइट तो आपका मेमोरी में आ जाता है, आंसर क्या आ जाएगा, टोकन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरह की फाइल में डॉट पीएनजी एक्सटेंशन होता है। तो डॉट पीएनजी आपका इमेज फाइल, ऑडियो फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल और वीडियो फाइल। किसी किसी में आप डॉट एमके भी देखते हैं। फिर डॉट पीएनजी होता है, डॉट पीडीएफ होता है। पीडीएफ तो आपका डॉक्यूमेंट फाइल के लिए है, एमके भी आपका वीडियो फाइल में कभी कभी देखते हैं। डॉट पीएनजी जो है ना, ये आपका इमेज फाइल के लिए होता है, पीएनजी में देखते होंगे लास्ट में लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है। तो फर्स्ट है कि दीप्ति अभिवाह नेक्स्ट है कि चुंबकीय अभिवाह घनत्व। चुंबकीय अभिवाह घनत्व को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये एक धारिता है और यह प्रदीप्त घनत्व। तो टेस्ला जो है ना आपका चुंबकीय यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का ये इसका ऐसा यूनिट है। और इसको टेस्ला को हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही एक 1 टेस्ला बन जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है बोलोमीटर। तो बोलोमीटर कहाँ यूज किया जाता है, ये आपका हीट रेडिएशन यानी ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। आमीटर आपका इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किया जाता है। और हाइड्रोफोन का यूज हम पानी के अंदर ध्वनि संकेतों के लिए करते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। तो एक होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश। तो सदिश में आपका क्या होता है, इसमें आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में आपका डायरेक्शन भी होता है, यानी परिणाम और क्या डायरेक्शन दिशा भी होता है। लेकिन अदिश में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो विद्युत आवेश हो गया आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये तीनों आपका अदिश है। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, फील्ड में डायरेक्शन भी होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। तो आंसर डी हो जाएगा आंसर आपका। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो संवेग यानी मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो देख लीजिए द्रव्यमान और वेग का ये मल्टीपल होता है, मल्टीप्लिकेशन से। तो आंसर डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया है तो निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है संघनन, वाष्पीकरण, हिमीकरण और उदरोपादन। तो संघनन में ही ना आपका जो जल संघनित वाष्प का जो संघनित होकर फिर से बूंद बनकर वर्षा के रूप में जल में कन्वर्ट हो जाता है। वाष्पीकरण में क्या होता है, ये वेपराइजेशन का बात कर रहा है। और उदरपातन में आपका डायरेक्ट सॉलिड से गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो आंसर आपका ए है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता। तो चुंबकीय क्षेत्र है तो उसमें डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड में आपका रहेगा। तो गति जो है ना, ये स्पीडीए फिक्स रहता है आपका। वेग में भी आपका डायरेक्शन आएगा, संवेग है इसमें भी रहेगा, और गति तथा वेग दोनों ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड होता है इसमें, केवल ये चेंज नहीं करता है, क्योंकि वेग हर पॉइंट पे भी चेंज करता है वेलोसिटी। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किनमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ऑप्शन है टूथपेस्ट, सिरका, मक्खन और बैटरी। तो सल्फ्यूरिक एसिड किस में होता है आपका, बैटरी में होता है।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क वर्ष भी कहा जाता है। तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। शुष्क वर्ष यानी ड्राई आइस किसको बोला जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। उसका नेक्स्ट है कि डैश को विटी कल्चर के रूप में माना जाता है। तो सब्जी और फल फूल उगाने को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। मछली प्रजनन को क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर बोलते हैं, पीसी कल्चर। रेशम कीट को सेरीकल्चर बोलते हैं और अंगूर की खेती को हम लोग विटीकल्चर बोलते हैं। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती वेग कहा जाता है? तो ऑप्शन है लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, डिक्टियोसोम्स और फैगोसोम्स। तो राइबोसोम्स है ना, वो आपका प्रोटीन के संश्लेषण में काम आता है, राइबोसोम। और नेक्स्ट है कि लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को ही हम सुसाइडल वेग बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो भी टूटा फूटा सेल का जो पार्ट होता है ना, वो बाद में उसका उपापचय होकर किसमें, लाइसोसोम में ही वो समाप्त हो जाता है, इसलिए इसको आत्मघाती वेग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी? तो आपका जेनेटिक्स से रिलेटेड कौन है इसमें? मेंडल है, सॉल्क है, या मेंडलीफ है, या प्रिस्टले है? तो ग्रेगर मेंडल को ही फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। आंसर यही हो जाएगा। और उन्होंने 3 इससे रिलेटेड लॉ दिया था, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि जॉन साल्क, इन्होंने टीका की खोज की थी। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का खोज किया था। और प्रिस्टले ने किसका खोज किया था? ऑक्सीजन का। एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान का मित्र कहा जाता है और यह जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। तो ऑप्शन है वीड, टिड्डी, चूहा और केचुआ। तो केचुआ को ही किसान का मित्र कहा जाता है और ये एनालिडा संघ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि एक सर्वदाता ग्रह का ब्लड ग्रुप क्या होता है? सर्वदाता यानी ब्लड डोनर। एक होता है ब्लड डोनर और एक होता है ब्लड एक्सेप्टर। तो ब्लड डोनर में आपका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, ब्लड ओ होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ओ में क्या होता है? एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी होता है, लेकिन एंटीजन इसमें नहीं होता है। और ओ ए बी को क्या बोलते हैं? ब्लड एक्सेप्टर बोलते हैं, यानी सर्वग्राही। तो ए बी में क्या होता है? एंटीजन होता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है ए बी में। और ब्लड ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन किसने किया था? ये किया था आपका कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, लैंडस्टीनर ने। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर बनाते हैं। तो आपका फर्स्ट जो होता है उसमें क्या होता है? फर्स्ट लेवल पे आपका प्रोड्यूसर होता है, यानी उत्पादक। तो उत्पादक में आपका क्या होता है? पौधा आ जाता है, प्लांट आ जाता है। तो सेकेंड लेवल पे क्या होता है? आपका शाकाहारी जीव आता है। थर्ड पे क्या होता है? मांसाहारी आता है। तो शाकाहारी क्या हो जाता है? ये तो फर्स्ट उत्पादक आता है। और सेकेंड वाले में होता है प्रथम उपभोक्ता, ये उपभोग करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? शाकाहारी जीव आपका दूसरे लेवल पे आ जाएगा। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2023 में, ये 1 साल पुराना करंट है, तो अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपका सौराष्ट्र है, तो गुजरात में किया गया था। आंसर आपका सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में संगठन से समृद्धि किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? तो ऑप्शन है अटल इनोवेशन मिशन। तो ये नहीं है, ये आपका नीति आयोग के द्वारा इसको चलाया जाता है, याद रखिएगा अटल इनोवेशन को। नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना और आजीविका, दोनों के द्वारा यह चलाया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 नहीं, आप इसको 2023 लिख लीजिए, में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नए दल का राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया है? तो ऑप्शन है समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आम आदमी पार्टी हो जाएगा। टोटल अभी कितना दल आपका राष्ट्रीय दल है? तो टोटल अभी आपका 6 है। चलिए देख लेते हैं। एक आपका INC है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस है। दूसरा आपका BJP है, एक सेकेंड, दूसरा आपका BJP है। थर्ड है आपका कौन सा? आम आदमी पार्टी है। फोर्थ आपका क्या आ जाएगा? CPIM है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। 1 2 3 4 हो गया।
एक आपका क्या है, बीएसपी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, और लास्ट है एक एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी है। ये आपका मेघालय का पार्टी है, और इसके हेड है, जो इसके सीएम बने हुए हैं मेघालय में, कोनराड संगमा नाम है। तो टोटल आपका 6 है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट में राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में मेघालय राज्य के विधानसभा चुनाव में परिणाम जारी किए गए। तो इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल को प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये एनपीपी को मिला है, जो अभी बताया है कि ये राष्ट्रीय पार्टी है, मेघालय का है, और इसके जो अभी मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा है। तो आंसर सी हो जाएगा। पुराना है करंट, लेकिन कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव परिणाम जारी किए गए। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितना सीट मिला था? तो इनको मिला था 32 सीट मिला था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। और वहाँ के क्षेत्रीय पार्टी की हेल्प से इन्होंने अपना सरकार बनाया था। और मनिक साहा अभी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग का सवाल है। तो ऑप्शन है कि चावल, अनाज, मसूर। चावल क्या है? अनाज है। तो मसूर क्या है? दलहन हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संख्या 2 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 2 के विपरीत का बात कर रहा है, देख लेते हैं। तो इसमें 2 के विपरीत पूछ रहा है। तो देख, फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं। जब आपका 2 कॉमन हो जाए ना, तो उसके अलावा जो भी होगा, दोनों बचा, वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो 2 के विपरीत कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चींटी, एंटलिंग तो हिरन क्या होगा? तो चींटी के छोटे बच्चे को एंटलिंग बोलते हैं, तो हिरन के छोटे बच्चे को हम मृगछौना बोलते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसको बनाना है। तो बॉस को हम क्या लिख सकते हैं? यदि बॉस लिखा हुआ है BOSS, तो इसको लिखा गया है 21967। तो बी को हम क्या लिखते हैं? 2 लिख सकते हैं। ओ को हम 15 यदि इसका होता है, और एस का कितना होता है? 19 और 19 होता है। तो हम टोटली दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 2 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 15 9 क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और 1900 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 19 7 का हो जाएगा 26। ये मतलब लगातार टर्म आ रहा है आपका 23 24 25 26। तो इसी तरह हम यदि गेन का निकाल लें, GAIN, जी का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? बोलिए। 7 हो जाएगा। ए का 1 हो जाएगा। आई का आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और एन का कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। हमको निकालना टोटल कितना दिया हुआ है? 23 आया हुआ है, 24 आया है, 25 है और 26 है। इसी टर्म में होना चाहिए। तो हमको ये वाला डाटा यहाँ पे क्या होगा? तो यदि हम 23 से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 24 से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। उसी तरह 25 से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 27 से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 23 15 12। आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी आपका रीजनिंग का है, तो आप एक ही से इसी से देख लेते हैं, उसी के अनुसार यहाँ से कर लेंगे। तो Q से P है, M से हम R देख लेते हैं, और L से कितना हो जाएगा? C देख लेते हैं। तो Q से MNO PQ यानी -1 हो रहा है यहाँ पे। फिर M से R कितना हो रहा है? ये +5 हो रहा है। और L से C कितना हो रहा है? -9 हो रहा है। तो उसी तरह यदि हम N में हम -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। फिर आपका B में +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? G हो जाएगा। तो MG किस में आ रहा है? A में आ रहा है, तो यही निकल जाएगा। लास्ट वाला भी उसी तरह -9 करके देख लीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपका ये 2 समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, तो इसमें और इसका एरिया दिया हुआ है और साइड का मान दिया हुआ है। तो इसको कैसे निकालेंगे? जब इसका एक होता है कि ट्रिंगल ABC का क्षेत्रफल जो होगा और ट्रिंगल DEF का जो क्षेत्रफल होगा, वो आपका दोनों के भुजा का स्क्वायर के बराबर होता है। तो ABC में आपका BC और इसका क्या हो जाएगा? EF का स्क्वायर कर दीजिए। तो ABC का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? ABC का 80 दिया हुआ है, बटा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC का दिया है 16 और बटा
ये कितना दिया, ये अब दिया हो जाएगा तो 25 हो जाएगा स्क्वायर करने में। तो 16 से 80 कितना हो जाएगा, 5 मरतबे 16 25 80, तो 25 पच्चे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो बी हो जाएगा इसका आंसर 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है कि दो संख्या 5:7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो मान लीजिए एक्स के टर्म है तो क्या हो जाएगा, 5x + 6/7x प्लस कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू कितना दिया है 3/4 हो जाएगा। तो इधर से हम जो देख ले तो 7 3 21 यानी 21x इक्वल टू प्लस कितना 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 चौका 20x प्लस कितना हो जाएगा 6 चौका 24। तो x में 21 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और 24 में से 18 जाएगा तो कितना 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6। तो 6 से दोनों में गुना कर दीजिए तो 5 में कीजिएगा तो कितना होगा 30:42 हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पर्यटक बसें एक ही बिंदु से प्रस्थान करती है और समकोण बनाती है। मानते हैं किसी इस पॉइंट पे आपका एक इस साइड गया और एक इस साइड गया, और उसका क्रमशः 48 किलोमीटर आवर है और एक क्या है 36 किलोमीटर जाता है। तो ये तो एवरेज निकालना होगा, तो क्या करेंगे 36 और 48 का अंडर रूट करके स्क्वायर कर देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। यदि हम इसको अंडर रूट 36 का स्क्वायर जो 48 के स्क्वायर का अंडर रूट मतलब पाइथागोरस से निकाल ले तो मेरा एवरेज जो हो जाएगा, क्या एवरेज जो चाल है वो निकल जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा आपका 60 किलोमीटर आ जाएगा जब आप उसको निकालिएगा। तो एस बराबर क्या होता है, VT होता है। तो कितना हो जाएगा 60 × 60 को हम ये किस में आ रहा है किलोमीटर है, तो इसको 5/18 से करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में जाएगा, और टाइम 15 है। तो इसको 6 से 6 3 18 6 से 6 दा के 60 और 3 से 3 5 15, तो कितना हो जाएगा 50 25 250 आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराबर आयतन वाले 3 घनों के सिर को सटाकर आपस में यदि जोड़ा जाता है तो घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण इक्वल टू क्या होता है √3 × भुजा होता है। तो भुजा क्या हो जाएगा, इतना बराबर 6√3 दिया है, तब भुजा कितना हो जाएगा, भुजा आपका √3 से √3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा भुजा। और घन है इसमें 3 घन को एक साथ सटा के किया जाता है, तो इसका जो विड्थ है ना चौड़ाई में आपका कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा, यानी 6×3 = 18 हो जाएगा घना आपका। और उसका क्या है लेंथ और हाइट इतना ही रहेगा 6 ही रहेगा। तो आपका क्या हो जाएगा घना आपका क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 × क्या होता है लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × हाइट प्लस हाइट × लेंथ। तो ये बी एल के जगह 6 रख दीजिए, बी के जगह 18 और एच के जगह 6 18 फिर 6 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, आपका टोटल वैल्यू आ जाएगा 504 आ जाएगा। आंसर ए हो जाएगा इसका, निकाल लीजिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। 1 प्लस साइन है तो इसको यदि हम परिमीकरण कर देते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन है और बटा 1 माइनस साइन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये क्या है अंडर रूट में है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट हटाएंगे तो 1 प्लस साइन ए अपन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर से क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। और इसको यदि कॉस से डिवाइड करते हैं तो 1 अपन कॉस क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा, और प्लस साइन ए अपन कॉस क्या हो जाएगा tan ए हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर आपका बी हो जाएगा सेक ए प्लस tan ए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें आप देख लीजिए डिक्टेट है, डिसीजन है, डिफरेंस है और डिक्शनरी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। डिक्शनरी में ना एन के बाद ई नहीं होगा, एन आर हुआ, एन ई के जगह ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रोप्रिएट एंटोनिम को देखना है अपोजिट को। तो लोथ, लोथ मतलब क्या होता है घिरना होता है। तो इसका डिटेस्ट है डिस्पाइज, एवोर और एडमायर, किसी का एडमायर करना यानी प्रशंसा करना। तो आंसर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्या कि इसमें दिया कि 80 रुपीज़ आर टू मच फॉर दिस लेदर बैग विच इज़ लुकिंग सो ओल्ड। तो 80 रुपीज़ है, तो 80 रुपीज़ के साथ हम ईज का उपयोग करेंगे न कि आर का, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो बीनीथ का मतलब क्या होता है सबसे नीचा, तो इसका अपोजिट होता है जेनिथ, लेकिन जेनिथ तो इसमें है नहीं तो क्या हो जाएगा एबव हो जाएगा ऊपर, आंसर ये हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। तो है कि द न्यू एम्प्लॉय सेड दैट ही वाज डैश ऑफ डूइंग टू जॉब वेल। तो जो नया एम्प्लॉय हो क्या होगा, अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेगा ना, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब क्या होता है, सक्षम होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन है कॉम्पेरेबल, कंफर्टेबल, कॉम्पेसिबल और कैपेबल। तो कैपेबल मतलब भी क्या होता है कि आपके पास सक्षम है या नहीं, कैपेबल है कि नहीं। तो आंसर डी हो जाएगा इसका आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो ब्लो ए फ्यूज, ब्लो ए फ्यूज का मतलब होता है कि आग की तरह, आग का बुलबुला की तरह एंग्री होना होता है, मैंने टू रिएक्ट वेरी एंग्री। ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लो ए फ्यूज का मतलब होता है आग बबूला होना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा गलत है। तो अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। तो जब अनलेस लगा है तो इसमें डोंट का कोई यूज नहीं है, अनलेस यू वर्क हो जाएगा, डोंट नहीं। जब अनलेस में निगेटिव वर्ड टर्म आ ही गया तो इसमें डोंट का कोई जरूरी नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकरेक्ट का स्पेल करना है। तो फ्यूचर है, फिगर है और लेजर है, ये तीनों सही है, लेकिन ये फ्लेवर का बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, LLVOUR हो जाएगा। फ्लेवर, फ्लेवर मतलब क्या, वही जो स्वाद, फ्लेवर जो रिलेटेड होता है स्वाद से। नेक्स्ट है क्या कि वेन यू गिव अवे ए सेक्रेट और एन एडवांटेज यू रिवील ए सेक्रेट और सस्पेंशन दैट यू शुड हैव केप्ट टू योर सेल्फ। इसका क्या अंडरलाइन है, इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन है सस्पेंशन का। तो ऑप्शन है रिवॉल्यूशन, इन्फॉर्मेशन, वेनेडिक्शन और क्या है डिरिलेक्शन। तो सस्पेंस इन्फॉर्मेशन हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहचर्य का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन है वैमनस, असहयोग, विनियोग। साहचर्य मतलब जो आपके साथ हो, साथ रहता है साहचर्य। तो ये क्या हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा। परमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय क्या हो जाएगा। तो परमान जोड़ इक, परमान जोड़ इक, प्रामाणिक और प्रमाण। तो परमान जोड़ इक यानी हर्ष, हर्षिकार है तो परमान जोड़ इक होगा प्रमाणिक। यदि निक में आपका ऐसे होता तब ये टर्म होता। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है। तो यद्यपि का संधि विच्छेद होता है यदि जोड़ अपि। तो यदि जोड़ अपि कहाँ है, यदि जोड़ अपि ऑप्शन ए में है, तो यद्यपि हो जाएगा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्व अल्पाहार है, पथ्य है, उपहार है और पाथेय। तो इसको पाथेय बोलते हैं। और पथ्य क्या होता है, मरीज को खाने के लिए जो भोजन देते हैं उसको पथ्य बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जो क्षमा करने योग्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अक्षम्य हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो अवधि, अवधि, अनुचर, नौकर, आदि, अंत, अभिनय। तो अभिनय और नाटक सेम है, अनुचर और नौकर जो बोलेंगे वही करेगा, वही अनुचर हो जाएगा, पीछे पीछे चलने वाला। आदि, अंत, तो ये दोनों सेम है, लेकिन अलग करना है। अवधि, अवधि आपका क्या दिखाएगा, समय को दिखाएगा। और अवधि, अवध देश, इस एरिया को डिफाइड करता है, डिफाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंक शब्द का निकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अंक से, अंक गोदी हिस्सा, गोद संख्या अध्याय, संख्या भाग टुकड़ा और अध्याय समय अवस्था। तो इसका क्या हो जाएगा, अंक, तो गोद हो जाएगा, संख्या हो जाएगा और अध्याय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घोड़े, घोड़ा का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन है तुरंग, तुरंत, तुरई और तरंग। पर्यायवाची शब्द घोड़ा का क्या होता है, अश्व होता है, उसके बाद तुरंग होता है, बाजी होता है होता है। तो आपका तुरंग आंसर हो जाएगा। समीर का पर्यायवाची, तो जल है, हवा है, तूफान है और आंधी। तो समीर क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा। फिर अनिल होता है, वायु होता है, ये सब आपका पर्यायवाची है। नेक्स्ट है कि आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। कहावत नहीं है कि आटा दाल का भाव पता है, यानी कष्ट का अनुभव होना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो ये रहा आपका 100 क्वेश्चन का ये वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जो भी बिहार पुलिस से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, या बिहार पुलिस है क्या, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, किसी भी एग्ज़ाम में आपका ये जो जीएस वाला पोर्शन है वो किसी भी एग्ज़ाम में इसी टाइप का आता है। तो किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो हमें मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।